Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing some important question answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy? Should Wizard Hit Mommy? चैप्टर नंबर 5 है, जो विस्टाज का जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उससे हमने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है, वीडियो लेक्चर, जिसमें लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है इस स्टोरी को और इस स्टोरी में होने वाली घटनाओं को। ठीक है, कंप्लीटली मैंने उसको कोशिश किया है कि जितना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ उतना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है अपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस में। ठीक है, अब अगर आप कहीं मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस से छोड़ करके कहीं और पर भी अगर आप पढ़े हैं, चाहे वो आप कॉलेज में पढ़े हों या किसी ट्यूशन में पढ़े हों या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हों, कहीं भी अगर आप पढ़े हैं इस चैप्टर को, आप क्लास 12th के हैं और आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, देन यू शुड टेस्ट योरसेल्फ विथ दीज क्वेश्चंस एंड द सैम्पल आंसर्स दैट आई गेव देम एज अ सैम्पल। ठीक है, एक सैम्पल हम देते हैं इस आंसर्स में, और मैंने साफ बात ये कहा है कि मेरे आंसर्स को ही तुम कॉपी करके मार्क्स ला सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आंसर में यूज़ किए गए की वर्ड्स या कभी कभी किसी आंसर में कोई की सेंटेंस होता है, मतलब मेन वर्ड और एक मेन सेंटेंसेस होते हैं एक दो ठो आंसर में, उनको पकड़ करके अगर आप चलें और फिर अपने शब्दों में भी आप अगर उसको उस आंसर को उसके वर्ड लिमिट्स के अनुसार लिख दें, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, मैंने बताया है आपको कि टीचर इवैल्यूएशन करते वक्त ये ही देखता है कॉपी में कि स्टूडेंट ने एफर्ट कितना किया है, और उसका एफर्ट पढ़ा हुआ एफर्ट है या बिना पढ़े एफर्ट किया है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बिना पढ़े भी एफर्ट करते हैं, कुछ भी लिखने लगते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही और शी नोज। तो टीचर ये देख लेते हैं इवैल्यूएशन में कि जो ये लिखना चाह रहा है, जो ये बताना चाह रहा है, ये पढ़ा हुआ है या बगैर पढ़े तुक्का मार रहा है, समझा, और जानता है थोड़ा बहुत कहानी के बारे में, बस घुमा फिरा करके वो आंसर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इवैल्यूएशन करने वाले टीचर्स पकड़ लेते हैं आंसर्स को बस देख करके, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती इवैल्यूएटर्स को। मैंने भी इवैल्यूएशन किया है क्लास 12th का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, और CBSE बोर्ड का भी मैंने इवैल्यूएशन किया है क्लास 12th का। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि टीचर्स जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट ने पढ़ा कितना है और उसके अकॉर्डिंग वो कितना एफर्ट लगाया है अपने आंसर को लिखने में। ठीक है, और पढ़ा हुआ रहेगा अगर, तो एफर्ट जो लगाएगा ना, उसमें वो की मेन वर्ड्स नज़र आ जाएंगे, या कोई मेन सेंटेंस अगर हुआ वो ज़रूर नज़र आएगा टीचर को। हो सकता है कि जो वीकर बैकग्राउंड के इंग्लिश में अगर वीकर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो
हो सकता है कि उनका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ना लिखने से बेहतर है कि आप ये दिखाएं टीचर को कि आपने पढ़ा है ना, और आप कोशिश कीजिए लिखने का, भले ही आपके लिए थोड़ा वो डिफ़िकल्ट हो, कोशिश कीजिए। अगर टीचर को लग गया कि इसने कोशिश किया है और ये स्टूडेंट जानता है चीज़ को, तो कुछ अगर गलतियां आप करेंगे ना बीच में स्पेलिंग्स में या ग्रामेटिकली, तो टीचर थोड़ा वहाँ क्या करता है, डिस्काउंट देता है उन स्टूडेंट्स को, मार्क्स काटने में थोड़ा सा डिस्काउंट देता है कि चलो इसको पता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम के वजह से ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किया है, थोड़ा सेंटेंस मेकिंग थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है, हैज़ के जगह हैड है ना, इज़ के जगह वॉज है, मान लो ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं वो अगर होते हैं तो उसकी चिंता मत करो जो वीकर बैकग्राउंड के हैं, लेकिन बस ये दिखाओ कि तुम जानते हो और तुम कोशिश कर रहे हो उसको लिखने का। ये अगर देख लिया, पढ़ लिया और टीचर को लग गया जेन्युइनली कि ये कोशिश किया है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं बनेगा। मार्क्स तो कटेंगे, ऑब्वियसली कटेंगे, बट डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो लिखने का कोशिश सबको करना है, ठीक है, सब्जेक्टिव में, चाहे वो कितना मार्क्स का भी पूछे, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर तक का एक क्वेश्चन पूछे, और वर्ड लिमिट्स रहेगा 20 to 25 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 70 to 80 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 100 to 125 वर्ड्स, ऐसे करके कैटेगरी में बांटेगा। अलग अलग बोर्ड में अपना अपना अलग कैटेगरी बांटने का तरीका है। जो बोर्ड्स में ये वाला NCERT वाला बुक फॉलो होता है उनमें, ठीक है, तो CBSE में फॉलो होता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में भी फॉलो होता है। CBSE के बच्चे जो हैं वो नॉर्मली इंग्लिश का बैकग्राउंड उनका थोड़ा तो अच्छा रहता ही है हिंदी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट से, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थ्रू आउट हिंदी मीडियम पढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद इंग्लिश सब्जेक्ट में उनका पकड़ मतलब बहुत अच्छा होता है। ऐसे भी स्टूडेंट्स रहते हैं झारखंड बोर्ड से भी, जो थ्रू आउट हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, सिर्फ इंग्लिश वाला सब्जेक्ट ही इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बावजूद उनका वोकैबलरी, उनका स्पेलिंग, उनका ग्रामर, ये सब जो है ना वो सही रहता है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, पर एक्सेप्शनल में मैंने महसूस किया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्सेप्शनल हैं। जनरल जो हैं वो जो हिंदी में पूरा क्लास 10 तक पढ़ते हैं, 75% तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट उनमें से 75% इंग्लिश में उनका इंग्लिश बैकग्राउंड जो है थोड़ा एवरेज से बिलो रहता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तुम बस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 से पूरा एक्सप्लेनेशन जहाँ तक गया हो, लेक्चर नंबर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स नहीं, एक्सप्लेनेशन तक अगर कहीं नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो, तो एकदम शुरू करो और एक्सप्लेनेशन तक जाओ, तुम पढ़ो, जैसा मैंने बताया है प्रीवियस क्लासेस में कितना वीडियो को एक क्लास समझना है। ऐसे करके तुम पढ़ो, देखो, सुनो, समझने की कोशिश करो। तो मैंने बोला कि आई कैन एश्योर दैट इफ़ यू विल बी ऑनेस्ट एंड डिटरमाइंड, you will find yourself a grade upper than you were। जहाँ आप थे ना उससे एक ग्रेड ऊपर ज़रूर आप अपने आप को पाइएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख करके, सुन करके, पढ़ करके और समझने की कोशिश करके। जो मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन वीडियोस में उतना कर लीजिएगा ना,
तो फिर ये क्वेश्चन आंसर्स ये डजेंट मैटर्स फॉर यू, ये फिर मायने नहीं रखेगा ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपने कहीं पढ़ा है अलग से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन आंसर्स जो हम डिस्कस करते हैं उसको देखिए, एमसीक्यू से लेकर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से लेकर के, और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करता हूँ इनको देखिए और अपने आप को सेल्फ टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि जहाँ भी आपने जिससे भी ये स्टोरी पढ़ा है, ठीक है, तो कोई बात ऐसा छूट तो नहीं गया, कोई नया बात मेरे पढ़ाए हुए आंसर्स में कोई नया न्यूनेस नज़र आ रहा है क्या आपको? तो अगर आपको कोई न्यूनेस नज़र आए तो आप उसको लीजिए, ठीक है, तो एडिशन हो जाएगा आपका जानकारी में। तो आप कहीं पढ़े भी हैं तो भी आप क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू से वीडियोस को देखिए, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मेरे लेक्चर वीडियोस को पहले देख लीजिए, सिर्फ जो हम एक्सप्लेन करते हैं वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट बुक को, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स फिर अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? वाई डिड जो डू नॉट अप्रूव ऑफ स्कंक्स मदर स्कोल्डिंग हिम फॉर हिज न्यू स्मेल। अब यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़कर कुछ वर्ड्स जो क्वेश्चन में हैं उनका मीनिंग आपको आता है या नहीं, यही डिपेंड करता है बैकग्राउंड पर वाला बात यहीं पर आ जाता है कि जो लोग का थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड रहता है वो वर्ड मीनिंग्स जो समझ जाते हैं, क्वेश्चन वाले वर्ड मीनिंग्स, उनके लिए आंसर देना आसान हो जाता है, कहानी पढ़ा हुआ है तो। अब जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक है, स्कोल्डिंग वर्ड एक देख रहे हो यूज हुआ है, स्कोल्डिंग। अब जो लोग स्कोल्डिंग का मीनिंग जानते हो तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो समझ जाएंगे कि कौन किसको स्कोल्ड कर रहा है और स्कोल्ड का मतलब क्या है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं स्कोल्डिंग का मतलब, वो लोग के लिए मैं बता देता हूँ कि स्कोल्डिंग का मतलब ऑलमोस्ट हर जगह एक ही रहता है, डांटना फटकारना। हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं ना, डांटना, डपटना, किसी को गुस्से से कोई बात बोलना, एंग्री होना, इसको स्कोल्डिंग बोलते हैं। ये जल्दी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कोल्ड करते हैं, डांटते डपटते हैं, और फिर स्कूल या कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्कोल्डिंग करते हैं। वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं स्कोल्डिंग का मतलब। तो अगर स्कोल्डिंग मतलब आप समझ लीजिए डांटना, डांटना फटकारना, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा कि रॉजर स्कंक की माँ ने, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन, वहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं, अब यहाँ से मीनिंग निकलेगा। रॉजर स्कंक की माँ ने रॉजर स्कंक को डांटा था, किस चीज़ के लिए? फॉर हिज न्यू स्मेल। डांटा था ना, जो लोग स्टोरी पढ़े होंगे वो लोग सोचिए कि कौन सा पार्ट था जहाँ पे रॉजर की मम्मी ने रॉजर को डांटा था उसके नए स्मेल के वजह से, रोजेस वाला स्मेल के वजह से। जब रॉजर घर पहुँचा था शाम को तब उसकी मम्मी ने उसको डांटा था, ये डांटा था। अब पूछ दिया क्वेश्चन में कि ये बात मम्मी ने जो रॉजर स्कंक को डांटा उसके रोजेस वाले स्मेल के वजह से, ये बात जब जैक ने कहानी में
अपनी बेटी जो को बताया, तो जो क्या करती है, जो इस बात से अप्रूव नहीं करती है, जो डू नॉट अप्रूव। अब डू नॉट अप्रूव का यहाँ क्या मतलब निकालिएगा आप? इसका मतलब है कि जो जैक कहानी सुना रहा है जिस तरीके से, और कहानी का ये घटना जब वो बताया, ये घटना कहानी में जब वो बताया कि जब रॉजर स्कंक अपने नए स्मेल के साथ अपने घर पहुंचा, तो उसकी मम्मी को नया स्मेल अच्छा नहीं लगा, और वो उसकी मम्मी उसके नए स्मेल को बदबूदार स्मेल बोलती है, और बोलती है कि कहाँ से इतना बदबूदार स्मेल आ रहा है रोजेस वाले स्मेल को। ठीक है, और वो फिर जब पता चलता है, रॉजर खुद बताता है, रॉजर स्कंक, इट्स मी मॉम, कि मैं हूँ और मैं रोजेस जैसा महक रहा हूँ, तब उसकी माँ उसको डांटती है, स्कोल्डिंग हिम। वो तो किसकी माँ किसको डांटती है? रॉजर स्कंक की माँ रॉजर को डांटती है, किस चीज़ के लिए? नए स्मेल के लिए। ये जैक कहानी में बताया जब जो को, तो जो इस बात से सहमत नहीं थी। She was not agreed to the point that मदर स्कंक जो है वो इसके रोजेस वाले स्मेल के वजह से इसको जो डांटी, ये बात जो को मतलब सही नहीं लगी। जो ने जजमेंट किया अपने माइंड से। यही इस चैप्टर में दिखाना चाह रहा था ना, इस चैप्टर का थीम डिस्कस अगर किए हैं तो यही दिखाना चाह रहा है ना कि जैसे जैसे एक चाइल्ड ग्रो करता है तो कैसे कैसे फिज़िकल के साथ साइकोलॉजिकल या जो हम लोग मेंटल ग्रोथ बोलते हैं वो भी कैसे कैसे ग्रो करता है। यही थीम था इस चैप्टर का। और ख़ास एज ग्रुप बताया गया था कि 2 साल के बाद से लेकर के 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों में किस तरह के साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इस उम्र में। तो जब ये बात, ऐसी कोई बात मान लो, एज्यूम करो कि जिस समय जो 2 साल की थी तब से कहानी सुनाना शुरू किया था, तो 2 साल पहले जब वो अपनी कहानी में जैक ऐसी बातें, कुछ भी ऐसा बात बताता था, कुछ भी बताता था इलॉजिकल, अपने मन से, आउट ऑफ हिज माइंड, तो 2 साल की उम्र की जो उस समय उसको सवाल नहीं करती थी पलट के फादर को, मतलब बीच में कोई इंटरप्शन नहीं करती थी वो 2 साल की उम्र में। मतलब जो फादर बोलते थे उसको एज अ ट्रूथ लेती थी। जैसे अगर फादर ने उसको कहा होता 2 साल की उम्र में कि मदर स्कंक जो है वो अपने बेटे को, रॉजर स्कंक को डांटती है उसके नए स्मेल के कारण, तो 2 साल की जो अगर रहती ना तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, क्योंकि उस समय उतना मेंटल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होता है, बल्कि बच्चे अपना कुछ सोच सके, अपने से कुछ डिसीज़न ले सके कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। पर 4 साल की उम्र की अभी जो है, तो अब क्या है कि अब वो डिसीज़न लेने लगी है अपने माइंड में कि कहानी में कौन सा चीज़ जो बताया जा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अब वो सही गलत का डिसीज़न लेने लगी है अपने मन से कहानी सुन करके।
और ये बताया गया था कि जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता है तो उनका वाई, हाउ और रीज़न जानने का जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ते जाता है हर चीज़ के पीछे। पहले सब कुछ जब इन्फेंट रहेंगे तो सब कुछ बोलिएगा, सब मान लेंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे तो क्वेश्चन शुरू करेंगे, हाउ, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो जो भी वही कर रही थी जब उसको जैक ने अपनी स्टोरी में बताया कि मदर स्कंक ने डांटा रॉजर स्कंक को उसके नए स्मेल के वजह से, तो ये बात जो को सही नहीं लगी और जो ने वहां पर इंटरप्ट किया। जो डिड नॉट अप्रूव, मतलब वो एग्री नहीं थे इस बात से कि मदर स्कंक को डांटना चाहिए रॉजर स्कंक को स्मेल चेंज कराने के लिए। डांटना, मदर स्कंक का डांटना जो के अकॉर्डिंग गलत है। तो अब वो अपना व्यू पॉइंट बनाना शुरू कर दी है, अपने मतलब अपना डिसीजंस लेना अब शुरू की है कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं हुआ जो डांटा उसकी मम्मी ने, और इनफैक्ट जो चेंज भी करा दिया जा करके उसके बाद, उससे भी जो सहमत नहीं थी कि, और बोली थी ना स्टूपिड मम्मी, कि मम्मी बहुत गलत गंदी मम्मी थी, इसने अपने बेटे के साथ गलत किया, अपने बेटे की खुशियां छीन ली, ऐसा बोली थी। अगर चैप्टर पढ़े हो तुम तो तुमको याद आएगा ये बातें। तो क्वेश्चन पूछा है कि रॉजर स्कंक की माँ का रॉजर स्कंक को डांटना, ये बात जो को अच्छा क्यों नहीं लगता है, वाई क्यों नहीं अच्छा लगता है जो को, जो का क्या ओपिनियन है इससे अलग, क्या होना चाहिए, क्यों अच्छा नहीं लगा जब जो को ये बताया गया कि रॉजर स्कंक की मम्मी रॉजर स्कंक के नए स्मेल के खुशबू से, मतलब रोजेज़ वाले खुशबू के वजह से उसको डांटती है। ये बात जो को पसंद नहीं आई और सवाल है क्यों। देखो, क्वेश्चन समझना प्राइमरी चीज होता है बाबू, एकदम। आंसर प्राइमरी नहीं होता है। तुम कभी ना किसी चैप्टर का क्वेश्चन क्रिएट करके देखो। जैसे चैप्टर पढ़ा ना, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ा या कोई भी पोयम पढ़ा, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, सब सब्जेक्ट पे अप्लाई करके देख सकते हो। कोई भी टॉपिक पढ़ा तो ना उस टॉपिक से सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ये ज़रा कभी बना करके देखो। और जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा सवाल बना पाएगा, ये दर्शाएगा कि वो स्टूडेंट कितना गहराई से उस टॉपिक को पढ़ा है। आंसर बताना ये अलग बात है, ठीक है। कोई अगर मन लगा के पढ़ेगा, सुनेगा और याद रखेगा, उसका अगर मेमोरी पावर अच्छा है तो वो आंसर लिख देगा। पर मैं बोल रहा हूँ कि कभी ना क्वेश्चन क्रिएट करके देखो, आंसर नहीं। कोई कहानी पढ़ो और उसके बाद उससे सवाल बनाओ, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसी कहानी से जो अभी आपने पढ़ा। देखो तो कितना क्वेश्चन तुम बना पाते हो, क्वेश्चन कितना बना पाते हो। आंसर्स का छोड़ो, कहानी पढ़ लिया, क्वेश्चन बनाओ सिर्फ कि इस कहानी से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं।
जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन बना लिया उस टॉपिक से, समझ लो कि वो उतना गहराई से जानता है उस टॉपिक के बारे में। कभी ट्राई करके देख लो। तो क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन ही है ना जो आंसर बनाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा था कि रॉजर स्कंक की मदर ने जो डांटा रॉजर को, बेटे को अपना, क्यों डांटा? उसके नए खुशबू के वजह से। कौन सी खुशबू? रोजेस वाले खुशबू की वजह से डांटा उसको। तो ये जो के अकॉर्डिंग सही नहीं हुआ। जो इससे एग्री नहीं करती है, यहां मम्मी गलत है। जो एग्री क्यों नहीं करती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो वाई का आंसर हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं जो एग्री करती है, क्या है जो का व्यू पॉइंट, ये पता चलेगा हमें आंसर में, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।